तो मेरा नाम है मनीष कुमार और आज हम अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10th का जो पहला अध्याय है। एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो पहला अध्याय मिलता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम उसी चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। हो सकता है इसको 2 पार्ट में या 3 पार्ट में ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो चलिए हम पहले पार्ट को बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला अध्याय है उसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम इसकी भूमिका बांध लेते हैं कि आखिर ये अध्याय बताता क्या है। जैसे कि ये केमिस्ट्री का अध्याय है तो इसमें केमिकल्स के बारे में पढ़ना है। 2 केमिकल मिलके एक तीसरा केमिकल उत्पन्न करते हैं, ठीक है। वो कैसे होता है, या आप दुनिया में मैक्सिमम चीज़ें जो दिखते हैं वो केमिस्ट्री की ही देन होती है। जैसे मान लीजिए कि आप मेडिसिन खाते हैं तो मेडिसिन भी केमिस्ट्री की ही देन है। अब चूँकि बायो भी होता है, उसमें कुछ रिसर्च करके उसके बाद बनाया जाता है, लेकिन वो तो वास्तव में जो देन बोला जाता है वो केमिस्ट्री का ही देन बोला जाता है। आप जितना भी मेडिसिन खाते हैं वो जनरली केमिकल से ही बने होते हैं। आप जड़ी बूटी भी खाएंगे तो उसमें भी केमिकल होते हैं, ठीक है। अब चूँकि ये कहता क्या है, जैसे मान लीजिए हम एक इसको बेसिक से उदाहरण से चालू करते हैं। जैसे दूध है, आप उसमें जामुन डाल देते हैं और वो बन जाता है दही, ठीक है। पेट्रोल में आग लगा देते हैं तो इससे निकलता है गैस, निकलती है धुआं के रूप में, उष्मा निकलती है, प्रकाश निकलती है, ठीक है। यानी पेट्रोल का जलना, कोयले का जलना भी बोल सकते हैं। तो पेट्रोल को जलाते हैं तो आपको हीट मिलता है, उष्मा निकलता है, साथ में प्रकाश निकलता है। तीसरा लिख सकते हैं भोजन का पचना। आखिर ये सभी क्रियाएं होती क्या है? ये सभी क्रियाएं और कुछ नहीं होती हैं, ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है कि कुछ न कुछ 2 पदार्थ मिलता है, या अकेले ही कभी कभी अभिक्रिया हो जाती है। 2 पदार्थ मिलता है और एक तीसरे नए पदार्थ का निर्माण कर देता है, और इसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। अब इसमें आपको जानना क्या है, तो पहला बात ही स्टार्ट करेंगे कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। अब रासायनिक अभिक्रिया को समझना है ना, तो बेसिक से एग्जाम्पल से स्टार्ट कीजिए इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको खिचड़ी बनाना है तो आप दाल का यूज़ करते हैं, आप प्लस में उसमें चावल डाल देते हैं, ठीक है। पानी भी होते हैं, ठीक है, और उसको गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, खिचड़ी प्राप्त हो जाता है। एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। जैसे मान लीजिए खीर बनाना है तो चावल का यूज़ करते हैं, प्लस में दूध का यूज़ करेंगे, बन गई आपकी खीर, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया कुछ इसी प्रकार की होती है। इसमें एक पदार्थ रहेगा या एक से अधिक पदार्थ रहेगा, दोनों मिल जाएंगे और मिल के एक तीसरा नया पदार्थ उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। और इस क्रिया को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब चूँकि अब केमिस्ट्री है तो इसमें तो खीर पूड़ी या खिचड़ी नहीं करेंगे ना। और इसे मान लीजिए कि एक उदाहरण देते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का संकेत होता है H2, और दूसरा जो गैस है उसको लेते हैं जिसका नाम है क्लोरीन। और चूंकि ये अभिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश में, अब सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा बन जाता है HCl, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ पे दो चीज़ मिला है और एक तीसरा नया पदार्थ बन गया है। तो इसमें अब आपको 2 चीज़ याद रखना है, ठीक है, कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है ना तो उसमें 2 चीज़ होता है। एक तो अभिक्रिया को कराने के लिए शुरू में कुछ पदार्थ चाहिए होते हैं, और उस शुरू में जो पदार्थ को यूज़ किया गया है वो और कुछ नहीं होता है, उसको हम अभिकारक बोलते हैं। जैसे आपको HCl बनाना है तो जो आप पदार्थ यूज़ किए हैं उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे, ठीक है। और अभिक्रिया के फलस्वरूप जब अभिक्रिया हो गई है ना तो एक तीसरा नया पदार्थ बन गया है, ठीक। इसको हम बोलते हैं प्रतिफल या प्रोडक्ट। इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक। अब इसमें एक और उदाहरण को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया H2 और लिया O2, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। अब ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को मिक्स कर दिया और ऐसे ही कुछ ना कुछ बन गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि जब 2 चीज़ मिलता है ना तो एक तीसरा नया पदार्थ बन जाता है, और इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है।
अब एक बात इसमें और बड़ा इंपॉर्टेंट रूप से मेंशन करता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो कितने बच्चे होते हैं कि सीधे लिख के जाते हैं कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक तीसरे नए पदार्थ को उत्पन्न करते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन उसमें एक बात और मेंशन करेंगे कि जो जिस पदार्थ का निर्माण होता है ना, उसका गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। अब इसको हम एक एक करके डिस्कस अभी जस्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो अगला हमारा हेडिंग यही होने वाला है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होती है, विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। अब इसके बारे में तो जा रहे हैं, लेकिन आप लोग इसको भी क्लियर रखेंगे, ठीक है। अगर पूछेगा कि अभिकारक किसे कहते हैं तो सिंपल सी भाषा में जवाब देंगे कि वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वैसे पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फल स्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखेंगे, अभिकारक और प्रतिफल के परिभाषा में कन्फ्यूजन नहीं पालेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की खास बात क्या होती है, विशेषता क्या होती है, ठीक। और रासायनिक अभिक्रिया की तो ढेर सारी विशेषता है, जो मेन है उसको हम बता देते हैं, ठीक है। 4-5 है वो बता देते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की पहली विशेषता क्या लिखेंगे। जो पहली विशेषता होती है ये होती है गुण में बदलाव। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप यदि दो चीज़ को मिलाते हैं, ठीक है, एक तीसरा नया पदार्थ बन गया है, तो आपको क्या लगेगा कि जो तीसरा पदार्थ बना है ना, उसका गुण बनने वाले पदार्थ से बिल्कुल मैच करने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने एक एग्जाम्पल दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जब दोनों मिलते हैं H2O बनता है, ठीक है। बेसिक इतना याद रखेंगे। बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस कर दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो हाइड्रोजन है ये खतरनाक गैस है, इससे आग लगती है, ठीक है। अब ये इतना खतरनाक है कि इसका यूज़ हम लोग जो रॉकेट ईंधन होता है ना, रॉकेट को उड़ाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती है, तो उसमें यूज़ होता है हाइड्रोजन। इतना खतरनाक गैस है, इतना ज्वलनशील गैस है। बोलेंगे सर जब इतना ज्वलनशील है ही तो हम लोग उसको LPG में क्यों नहीं भर देते हैं। जैसे घर में सिलेंडर यूज़ होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उस रूप में क्यों नहीं लेते। तो उस रूप में इसको लेंगे ना तो होता क्या है कि आप इसको कैरी कर रहे हैं, ठीक है। आप साइकिल के कैरियर में बांध के लेके जा रहे हैं, और थोड़ा सा हीट इसको मिला तो फटेगा बम और फट जाएगा आपका पीछे से बम, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए इसका यूज़ हम लोग LPG के रूप में नहीं करते हैं। साथ में एक और ख़ास बात होती है कि ये रंगहीन गैस होती है, गंधहीन गैस होती है, इसमें कोई भी स्मेल नहीं होता है, तो ये काफ़ी डेंजरस भी हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस का यूज़ नहीं करेंगे। नहीं तो ये जो LPG जलता है ना, तो LPG 1 ग्राम जलेगा तो 55 कैलोरी उत्पन्न करता है, और ये 1 ग्राम जलेगा तो 155 कैलोरी उत्पन्न करता है। अब इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना खतरनाक गैस है। तो एक है आग लगाने वाला, हाइड्रोजन क्या है, आग लगाने वाला, और जो ऑक्सीजन है ये आग को सपोर्ट करता है। आपको पता है कि नहीं, अगर आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे तो आपको जानकारी होगी कि जो ऑक्सीजन होता है ना, ये आग का पूरक होता है। अगर ऑक्सीजन ना रहे तो आग लग भी नहीं करेगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये है आग लगाने वाला और ये आग का सपोर्टर यानी समर्थन करने वाला, ठीक है। तो ये आग का क्या करता है, समर्थन करता है। अब ये एक आग लगाने वाला है, एक आग को समर्थन करने वाला, और जब दोनों मिल गए तो क्या बन रहा है, जल मिल गया। अब ये आग बुझाने वाला है ना, तो दो गो, एक आग लगाने वाला एक आग को सपोर्ट करने वाला मिल के बने तो क्या, आग बुझाने वाला। अब आप ही बताओ इस हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का गुण इसके जल से मैच कर रहा है, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। यानी इसका गुण क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन का गुण अलग है, ऑक्सीजन का गुण अलग है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो जो तीसरा नया पदार्थ बनता है इसका गुण इन दोनों से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। यानी कि जल में कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का गुण है तो बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए एक है सोडियम, ठीक है। सोडियम एक खतरनाक धातु है, ठीक है, और क्लोरीन भी एक विषैली गैस है, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है NaCl, जो कि है नमक या लवण। अब तुम ही सोचो कि ये है सोडियम, जो कि एक खतरनाक धातु है, इसको पानी से थोड़ा सा भी रिएक्शन कराएंगे ना तो आग लग जाता है इसमें। क्लोरीन एक विषैला गैस होता है, समझ रहे हैं। लेकिन इन दोनों के मिलने से क्या बना है, नमक बना है। इसका गुण बिल्कुल इससे डिफरेंट है। यानी कि अगर कोई पूछे कि नमक में क्या Na और Cl2 का गुण है तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं है, बात खत्म हुई। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया की खास बात होती है कि जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है ना तो चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है, ठीक है,
उसका शुरू शुरू में आपसे अफेयर चल रहा है। अब शुरू शुरू में आपसे अफेयर चला तो खूब बढ़िया सब चीज़ ठीक था, लेकिन जैसे अब उसकी शादी होती है तो उसके बाद अब गाना गाने लगते हैं कि पूजा बदल गई ले। बदल कहाँ से गई ले? उसका रिएक्शन हो गया है उसके पति के साथ। अब पति के साथ रिएक्शन होगा तो सिंपल सी बात है, बदलना तो लाजमी है, उसका गुण तो बदल ही जाने वाला है। ठीक है, तो इसमें आप लोग भी याद रखेंगे कि गुण में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता होती है। ठीक है, और भी इसके ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि दाल और चावल को मिलाए हैं तो बना है खिचड़ी, तो कोई पूछे खिचड़ी में क्या दाल और चावल का गुण है, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यानी वो गुण बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट होता है। रासायनिक अभिक्रिया हुई तो उसका गुण क्या हो जाता है, टोटली बदल जाता है। जैसे कोयला को लेते हैं, कोयला को जलाते हैं, ठीक है, तो कोयला से हीट निकला, धुआं निकला। अब कोयला को जलाने के बाद राख मिला है, तो क्या वो राख और कोयला सेम टू सेम हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। यानी कि गुण में बदलाव हो जाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया की पहली विशेषता होती है। ठीक है, अब इसकी दूसरी खास बात क्या है? इसकी दूसरी खास बात को याद रखेंगे कि इसमें होती है गैस की उत्पत्ति। ठीक है, गैस की उत्पत्ति। अब कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है ना कि उसको जब एक दूसरे के साथ मिलाते हैं या मैच कराते हैं तो होता क्या है ना कि उसमें से गैस उत्पन्न होने लगता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल याद रखेंगे जो आपके मेरे को लगता है ना कि फर्स्ट अध्याय में तो मिल ही गया, सेकंड अध्याय में भी मिलेगा और थर्ड अध्याय में भी मिलेगा। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में मिला, अम्ल भस्म वाले में मिलेगा और धातु अधातु में भी मिलेगा। वो अभिक्रिया क्या है? एक बात याद रखेंगे कि कोई भी धातु हो, धातु यानी कि मेटल, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया कराते हैं अम्ल के साथ यानी एसिड के साथ, तो ये जब मिलते हैं ना तो निकलता है हाइड्रोजन गैस। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास जिंक है, ठीक है, और एक हम अम्ल ले लेते हैं जिसका नाम है H2SO4। H2SO4 को तेजाब बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जब बैटरी में यूज़ करते हैं ना, ये तन्नु होता है चूँकि, ठीक है, तो ये एक तेजाब है जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आप इसको याद करते भी चलेंगे, H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल और जो Zn है उसको बोलते हैं जिंक। तो जिंक एक धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल एक एसिड होता है। ठीक है, अब ये जब दोनों मिलते हैं ना तो यहाँ का जिंक SO4 के साथ भग जाता है, तो ये बनता है ZnSO4 और यहाँ का जो हाइड्रोजन गैस होता है ये रिलीज़ होने लगता है, निकलने लगता है। अब इसकी खास बात देखिए, जैसे इन दोनों में अभिक्रिया हुआ, क्या रिलीज़ होने लगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होने लगा। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन गैस के रिलीज होने को ही क्या बोलते हैं हम लोग? गैस की उत्पत्ति बोलते हैं। इसके अलावा भी ढेर सारी अभिक्रिया होती है, समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए, चलिए हम आगे इसको और थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, एक बार में पूरा क्लियर कर देंगे। तीसरा याद रखेंगे वो है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का मतलब होता है प्रिसिपिटेट। अवक्षेप माने जैसे एग्जाम्पल याद रखेंगे, जैसे दूध होता है, दूध से आप लोग पनीर बनाते होंगे। ठीक है, तो दूध में क्या करते हैं आप लोग कि कागजी नींबू डालते हैं, नींबू का रस डालते हैं, ठीक है, उसको फाड़ने के लिए। तो जैसे नींबू का रस डालेंगे ना तो क्या होता है कि थक्का थक्का जैसा जम जाएगा, जम के नीचे बैठ जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग पनीर या छेना बोलते हैं। पनीर हार्ड होता है उसको पनीर बोलते हैं, उसको भुकड़ी जैसा कर देंगे ना वो छेना हो जाएगा। ठीक है, अब दूध को नींबू के रस के साथ मिला दिया, क्या बन गया? पनीर बन गया। तो ये पनीर जो है ना इसी को अवक्षेप बोलेंगे। अब मान लीजिए कि इसमें दूध भरे हुए हैं, इसमें क्या किए? कागजी नींबू डाल दिए। अब कागजी नींबू डालेंगे ना तो ये जो पनीर के कण होते हैं वो जाके नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, अब जब ये नीचे बैठ रहे हैं ना तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अवक्षेप बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अवक्षेप का बनना। ये रासायनिक अभिक्रिया का तीसरी विशेषता होती है। ठीक है, चौथी विशेषता क्या हो सकती है? फोर्थ विशेषता आप लोग याद रखेंगे कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें रंग परिवर्तन होता है। रंग का परिवर्तन हो जाता है। तो एक एग्जांपल याद रखेंगे, इसमें क्या होता है कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना, कोको कोला, उसको ले लीजिए, उसका जो कलर होता है हल्का ब्लैकिश पे होता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा मिलाया गया है बढ़िया चीज़? ये जो आप माजा पीते हैं ना, जिसको बोलते हैं कि मैंगो का जूस, वो मैंगो का जूस नहीं होता है, वैसी कुछ बात नहीं है। वो पीला पीला दिखा है ना, बस मैंगो थोड़ा सा ही होता है, थोड़ा सा ही मैंगो होगा, अदरवाइज उसमें फ्लेवर मिलाए जाते हैं ताकि वो मैंगो जैसा लगे। अब वो देख रहे हैं ना येलो है, अब येलो है ना तो उसमें फूड कलर मिलाया गया होता है, खाना को पीला बनाने वाला रंग। बोलेंगे सर ये कैसे पता लगेगा? इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूट्यूब पे तो कितने सारे एक्सपेरिमेंट आते हैं, आप कितने लोग हैं जो इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाते भी हैं।
आप लोग याद रखेंगे। उसमें वो क्या करते हैं ना कि एक केमिकल मिलाते हैं, वो केमिकल नहीं विनेगर होता है। विनेगर मतलब वो नींबू का रस भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप एक्सपेरिमेंटली करके देखना चाहते हैं ना, तो आराम से मज़ा ले लीजिए, ठीक है। और उसमें क्या कर दीजिए ना कि आप नींबू का रस मिला दीजिए। अरे अम्ल लेके डालोगे ना तो क्या करता है, अम्ल की खास बात होती है कि ये उसके रंग को उड़ा देता है। अब होगा क्या ना कि अब जैसे माजा में नींबू का रस डालेंगे तो ये रंगहीन हो जाएगा, यानी इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसको बोलते हैं रंग में परिवर्तन। तो ये इसकी चौथी विशेषता होती है, ठीक है। पांचवी विशेषता लिखेंगे तापमान में परिवर्तन। अब तापमान में परिवर्तन का मतलब क्या है? कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है ना कि अभिक्रिया के बाद क्या हो जाता है कि उसका टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक है। उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया हाइड्रोजन को और लिया क्लोरीन को, ठीक है। शुरू में दोनों जना खूब ठंडा रह लो, ठीक बा। दोनों जना के हमने के मिला देनी सन, जैसे मिलाए ना तो ये क्या बन जाएंगे, HCl बन जाएंगे। अब इसको बनने के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए, जिसको हम लोग H बोलते हैं, ठीक है। अब H क्यों बोलते हैं, आगे चल कर 12th में मिलेगा आपको, जिसको बोलते हैं फोटोन की ऊर्जा। एक फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर H। अब वही जो फोटोन होते हैं ना वो जाकर एनर्जी देते हैं, तो ये अभिक्रिया संपन्न होती है। अंधेरा में करेंगे ब्लास्ट हो जाएगा, उड़ जाएंगे, आप समझ रहे हैं। इसीलिए इसको सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया कराई जाती है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि इसका टेम्परेचर कुछ राइज कर जाता है, बढ़ जाता है। या एक और एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सोडियम है, इसको जल के साथ अभिक्रिया करा दीजिए। सोडियम को लेकर पानी में डाल दीजिए, आप सीधे लेकर डाल मत दीजिएगा, ये तो देह हो जल जाएगा, वो धमाके के साथ उसमें आग लगता है, ठीक है। तो हो गया क्या कि यहाँ का Na रहेगा, और जो H2 है ना इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। इसको चाहें तो HOH लिख सकते हैं, 2 H2 1 O, H2 हो जाएगा ना। और यहाँ का OH और यहाँ का Na मिलके NaOH बना देता है, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और साथ में ये भी बात याद रखेंगे कि हीट भी रिलीज होता है, उष्मा निकलता है, टेम्परेचर निकलता है। तो इस आधार पे, तापमान में परिवर्तन के आधार पे 2 अभिक्रिया के बारे में पढ़ना है, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। एक होती है जिसको बोलते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और जो दूसरा होती है उसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है ना कि उसको टेम्परेचर देना पड़ता है, ठीक है, ताकि उसके क्या हो, परिवर्तन हो सके या अभिक्रिया हो सके। ऐसे नहीं होता है कि अभिक्रिया करवाना है ना तो ये काम सिंपल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी मजदूर के पास गए हैं, बोलिए कि तनी चलिए ना मेरा काम कर दीजिए, तो ऐसे ही जाके उठ के चल जाएगा, आपका काम कर देगा? ऐसा नहीं होने वाला है। वो भी समझदार है ना, वो बोलेगा पहले ये चाहिए, तब तो 500 रुपये देवे करेंगे। उसके बाद से बोल दीजिए ना कि तनी को पाउचो दें, उसके बाद उसका स्पीड देखिए, फास्टली काम करने लगेगा, ठीक है। तो वैसे ही अभिक्रियाएँ कुछ होती हैं उष्माक्षेपी और कुछ होती हैं उष्मा शोषी। यानी कुछ अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलती है, अभिक्रिया कराएंगे ना तो गर्मी बाहर निकलेगा। और कुछ अभिक्रिया होती है ना कि उसमें उष्मा ग्रहण होता है, बाहर से उष्मा आता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। अब इन 5 एग्जाम्पल को याद करना है तो बड़ा कठिन कार्य होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से बताते हैं, थोड़ा सा फनी वे में है, ठीक है। इसको आप लोग ये सीरियसली नहीं लीजिएगा कि मास्टर बड़ा भद्दा है, गंदा है ना, किसी बात में करता है, मेरे को घिनवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे नहीं सोचना है, ठीक है। आपको एक रेफरेंस के लिए बता दे रहे हैं, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इस 5 को याद करना है तो कैसे याद करेंगे? जैसे मान लीजिए आप ही, ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोग का मजाक उड़ाना अच्छा लगता है मेरे को। आपने दाल खाया, ठीक है, साथ में चावल लिया, दाल चावल दोनों मिक्स कर दिए, ठीक है। दाल चावल खाए, पेट में गया, भोजन का पाचन हुआ, समझ रहे हो। अब भोजन का पाचन होता है तो उसके लिए कई कंडीशन होता है, पेट में जाके भोजन पच जाएगा। भोजन पचने के बाद आप जाके एक प्रतिफल बनाते हैं, समझ रहे हो। अब ये प्रतिफल कौन सा होने वाला है आप तो समझ ही रहे होंगे, ठीक है। सुबह खेत में जाकर एकदम निकाले हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि अब एक एग्जाम्पल को यहीं से समझने का प्रयास करो। पहला बोला है गुण में परिवर्तन, दाल चावल खाए हैं, आप बनाए हैं टट्टी, ठीक है। तो क्या टट्टी में दाल चावल का गुण है? बिल्कुल भी नहीं रहेगा, सिंपल। समझ में आ रही है बातें। दूसरी बात क्या रखेंगे? दूसरी बात याद रखना था गैस की उत्पत्ति। अब दाल चावल खाते हैं ना, दाल चावल के साथ कुरकुरा चिप्स मार लिए, मुरई उरई मार लिए ना, उसमें से गैस नहीं निकलेगा, मार ढाई मार के पूरा दम माहौल सड़ा देंगे आप, समझ रहे हैं ना। तो दूसरी बात याद रखेंगे, देख भोजन का पचना भी क्या होता है, एक रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है।
रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या कि रासायनिक अभिक्रिया होगा ना तो फर्स्ट क्या होगा कि उसके गुण में परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरी बात क्या होती है कि उसमें गैस की उत्पत्ति होती है। यानी आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद पेट में गैस भी बनता है ना जी, एक्स्ट्रा के रूप में, तो वो गैस बाहर निकलता है। उसमें मीथेन गैस होता है, अमोनिया गैस होता है, ढेर सारी गैसें होती हैं, ठीक है, और पिछवाड़े से निकलती हैं। अब कभी कभी होगा क्या कि आप भोजन कर रहे हैं, दाल चावल खा लिए, खा के आराम से जाकर बैठ गए, चाहे बैठे कोई काम करने लगे, इतना सा गैस बना लिया, छोड़ते जा रहे हैं। गलती से पनीर वाला खा लीजिए, पनीर वाला खा के, पनीर की खास बात होती है, उसके पीछे भी साइंस है। अब तो उतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बस इतना जानिए कि जो पनीर खा रहे हैं ना, पनीर खाइए, चाहे वो क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है, पालक खाइए, पनीर खाइए, पालक खाइए, और उसके बाद जब छोड़ते हैं ना, गैस की उत्पत्ति जो होती है वो उसको एकदम स्टिंकी टाइप का निकलेगा एकदम, इतना सड़ा हुआ रहेगा ना कि अगर क्लास में एक मार देंगे 4-5 आदमी वहीं पे बेहोश हो जाएंगे, ठीक है, मतलब मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस जैसा रहेगा विषैला, ठीक है। तो पहली बात हो गई क्लियर कि गुण में परिवर्तन हो जाएगा अभिक्रिया के फलस्वरूप, क्या कि भोजन पच चुका है। दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि गैस की उत्पत्ति होती है। तीसरी बात क्या होती है, अवक्षेप बनता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप दाल चावल खाए, ठीक है, अब दाल चावल खा लिए, बोले कि मम्मी घी डाल दो उसमें, मम्मी घी डाल दी है, आपका लगा पेट झरने, समझ रहे हैं, अब खाना पच भी नहीं किया, उसमें पानी भी निकल रहा है, वो मटेरियल भी निकल रहा है, तो जो मटेरियल गाढ़ा गाढ़ा निकल रहा है ना, आ जाकर वो नीचे जम जा रहा है, अब बाकी पानी साइड में बह जा रहे हैं, तो जो जम जा रहा है उसी को अवक्षेप बोलते हैं, तो अवक्षेप भी बन सकता है, ठीक है। चौथी खास बात क्या है, रंग में परिवर्तन। अब दाल खाएँ ये है पीला कलर का, ठीक है, चावल खाएँ ये सफ़ेद कलर का, तो इस दोनों का मिक्स निकलना चाहिए ना, हल्का पीला निकलना चाहिए था, पूरा पीयर पीयर निकालते हैं। अब कुछ नारियल भी खा लीजिएगा ना, तो एंड प्रोडक्ट तो यही निकलने वाला है, येलो कलर का, समझ रहे हो। अब कोई भी चीज़ खाइए, कोई भी चीज़ खाइए, उसमें होता क्या है कि आप वो किसी भी रंग का होगा, वो अंत में प्रोडक्ट पीला कलर का ही निकलता है। इसके पीछे कारण भी होता है पीला निकलने का, कि पूछता है कि जो मूत्र होता है, अब खाना खाया है तो मूत्र भी तो निकालेंगे ना, तो जो मूत्र निकलता है ना वो पीला होता है, वो होता है यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। यूरोक्रोम एक वर्णक होता है जिसके कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। और जो पॉटी है वो पीला होता है, उसके पीछे कारण क्या होगा तो बताएंगे, एक केमिकल है जिसको बोलते हैं बिलीरुबिन। तो बिलीरुबिन के कारण क्या होता है, आपका टट्टी पीला होता है, समझ रहे हो। बोलेंगे सर हमने कि साग भात खाने से पूरा ग्रीन निकलेगा, तो वो होता है, वैसे भी हो सकता है, लेकिन जनरली क्या निकलता है, येलो कलर का निकलता है, ठीक है। तो एक बात याद रखेंगे चौथा कि उसमें क्या होता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। पांचवा याद रखेंगे टेम्परेचर में परिवर्तन। आप कितना ठंडा खाना खाइए, कितना ठंडा खाना खाइए, जो निकलने वाला पूरा घर में निकलेगा, ठीक है। तो दाल चावल खाए हैं, पूरा गरम गरम निकाल रहे हैं, टेम्परेचर बदल गया है। पांचों एग्जाम्पल याद, पहला गुण में परिवर्तन हो जाएगा, दूसरा गैस की भी उत्पत्ति होगी, तीसरा अवक्षेप बन जाएगा, चौथा रंग में परिवर्तन हो जाएगा, पांचवा तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। ये रही हमारी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। अब हमें जानना है कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो अभी अभी हमने जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है, और उसकी विशेषता के बारे में जानने के बाद हमें जानना है कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। तो रासायनिक समीकरण की सिंपल सी परिभाषा है, याद रखेंगे आप लोग कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, यानी कि जब अभिक्रिया होती है तो उसमें भाग लेते हैं, उसको अभिकारक बोलते हैं, मैंने जस्ट अभी बताया। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है उसे हम प्रतिफल बोलते हैं, वो भी अभी अभी हम चर्चा किए हैं। तो ये बोला है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, अब पदार्थ को संकेत की सहायता से दिखाना है और सूत्र की सहायता से दिखाना है, उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त माने होता है एब्रिविएट फॉर्म, छोटा रूप, ठीक है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी किसी भी अभिक्रिया को दिखाना है तो उसे हम क्या करेंगे कि छोटे फॉर्म में लिख के दिखाएंगे, क्योंकि जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें ढेर सारे तत्व आने वाले हैं, ढेर सारी परमाणुएं आने वाली हैं। अब उन परमाणुओं को पूरा बड़ा बड़ा करके लिखा जाएगा तो हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, एक आपको उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्लोरीन से करानी है, तो हमने लिखा हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, और ये जो अभिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश में होती है, हमने कल ही बताया था। अगर सूर्य के प्रकाश में नहीं कराएंगे तो ये अभिक्रिया होती ही नहीं है, होगी लेकिन बहुत धीमे होगी, यह लगभग ना के बराबर होती है। और दूसरी बात ये भी याद रखेंगे कि जब सूर्य का प्रकाश एक्सेस में हो जाएगा ना तो ये धमाका भी कर सकती है, ठीक है, ये काफ़ी डेंजरस है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलता है तो बनता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा तो सिंपल सी बात है कि देखिए हाइड्रोजन, क्लोरीन, सूर्य का प्रकाश, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इतना लंबा लंबा नाम कौन लिखता रहेगा। जैसे मान लीजिए कि मेरा ही नाम मनीष कुमार है, अब पूरा का पूरा लिखेंगे MANISHKUMAR, टाइम लगेगा ना जी। शॉर्ट फॉर्म में क्या मारिए, M लिख दीजिए, K लिख दीजिए, बात खत्म हुई। ठीक है, वैसे ही आपको समीकरण पढ़ना होता है तो केमिस्ट्री में ढेर सारी अभिक्रिया आती है और उस अभिक्रिया का लंबा लंबा नाम लिखते रहेंगे तो ढेर सारा टाइम भी लग जाने वाला है। ठीक है, तो उसी को हमें सेव करना होता है, बचाना होता है। तो हम हाइड्रोजन जब भी देखेंगे तो हाइड्रोजन को सिर्फ पूरा HYDROGEN नहीं लिखेंगे या पूरा हाइड्रोजन, क्लोरीन ऐसे नहीं लिखेंगे, शॉर्टकट में लिखेंगे इसको एक संकेत के रूप में। जैसे मनीष कुमार का संकेत क्या था, MK था, वैसे ही हाइड्रोजन का संकेत क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, और जो क्लोरीन है उसका संकेत होगा Cl2। ठीक है, ये अभिक्रिया होगी तो अब पूरा सूर्य का प्रकाश नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप शॉर्टकट में लिखना चाहते हैं तो SL भी लिख सकते हैं, सनलाइट, या एक और काम कर सकते हैं HNu लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में हो रही है और HNu फोटोन की ऊर्जा होती है, 12th क्लास में मिलेगा आपको। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इतना नाम नहीं लिखेंगे लंबा, HCl लिख दीजिए। अब इसकी परिभाषा पढ़िए। बोला है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, भाग ले रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन, पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से इसका संकेत यूज करना है। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है कि जब 2 या 2 से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तो एक सूत्र बनता है, फॉर्मूला बनता है। तो HCl यहाँ पे सूत्र का काम कर रहा है। ठीक है, इसको आप संकेत बोल सकते हैं, यह भी अणु सूत्र है। ठीक है, तो हाइड्रोजन को दिखा रहे हैं H2 से, क्लोरीन को दिखा रहे हैं Cl2 से, और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसको हमने दिखाया HCl से। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब परिभाषा पढ़िए, मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, यानी छोटा फॉर्म में निरूपण, ये बड़ा रूप हो गया ना, इसको छोटा फॉर्म में लिख रहे हैं, संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। दैट्स ऑल सिंपल। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर क्या इसको लिखने का कोई नियम है। बिल्कुल नियम है। तो ये प्रश्न भी आप लोग याद रखेंगे कि रासायनिक समीकरण को लिखने के क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को लिखने के 3-4 नियम हैं, वो आप सिर्फ ध्यान में रखेंगे, आप समझ जाएंगे तो भी बात बन जाएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे मान लीजिए कि रासायनिक समीकरण को लिखना है तो इसका फर्स्ट रूल क्या कहता है। फर्स्ट रूल कहता है ना कि जो अभिकारक होते हैं उनको तीर चिन्ह के बाईं ओर रखना है। बाईं ओर माने ये लेफ्ट साइड है। ठीक है, और ये हमारा राइट साइड है। राइट माने दाहिना होता है, दाहिना खाने वाला, बायां धोने वाला। ठीक है, तो ये बायां साइड है, जो धोने वाला हाथ होता है उधर अभिकारक लिखते हैं। ठीक है, और जो प्रतिफल के रूप में बनता है उसको दाहिने साइड लिखते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम है कि क्या करना है, अभिकारक को बाएं लिखना है। ठीक, और दूसरी बात क्या याद रखेंगे, इसी में प्रतिफल को, यानी कि जो उत्पाद बन रहा है इन दोनों को मिलाने के बाद, यानी कि वही प्रतिफल है, तो प्रतिफल को कहाँ लिखना है, दाएं लिखें। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा नियम क्या कहता है, यदि अभिक्रिया सिर्फ एक के बीच हो रही है, यानी कि अकेला है अभिकारक, अकेले, ठीक है, तो कोई भी प्लस या माइनस देने की आवश्यकता नहीं है। माइनस तो खैर होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, किस चिन्ह से, धन चिन्ह के साथ। तो याद रखना है कि अभिकारक हो, यदि 2 से अधिक, मैंने 1 से अधिक होगा यानी 2 होगा, या 2 से अधिक हो जाएगा, या प्रतिफल हो। अगर 2 से अधिक हैं तो आपको सिंपली क्या यूज़ करना है, उसके बीच में धन चिन्ह का यूज़ करना है। ठीक है, तीसरी बात क्या याद रखेंगे कि जो अभिक्रिया होती है तो जो अभिकारक होता है इसको बाएं रखिए और जो प्रतिफल होता है उसको दाएं रखिए, और उसके बीच में एक तीर का चिन्ह देना होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और तीर का चिन्ह देंगे तो ये बात याद रखेंगे कि जो तीर का चिन्ह होता है ना, ये अभिक्रिया की दिशा को दिखाता है, यानी कि अभिक्रिया हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाने के बाद किधर की तरफ जा रही है, तो HCl की तरफ जा रही है। हाइड्रोजन क्लोरीन मिलेगा और HCl बन जाएगा, तो ये अभिक्रिया के डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक है, तो ये नियम आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर कभी कभी आप लोगों को मिल जाए ना कि तीर का चिन्ह डबल डायरेक्शन में दे दे कुछ इस प्रकार से, तो समझ जाना है ना कि वो अभिक्रिया रिवर्सिबल है, उल्टी भी हो सकती है, यानी कि ये इधर से इधर भी बन सकती है और इधर से फिर दोबारा ये भी बन सकता है। तो वैसे ही अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया बोलते हैं। वो आगे आपको चल के 11th-12th क्लास में मिलेगा, अगर जानना है तो अभी भी जान सकते हैं। ठीक है, तो ये रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम थे। अब हमें जानना है कि रासायनिक समीकरण होते कितने प्रकार के हैं। तो
आप अगला हेडिंग बना सकते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो आप याद रखेंगे कि जो रासायनिक समीकरण होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जो पहला रासायनिक समीकरण है उसको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, और जो दूसरा होता है उसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है? अब दोनों के अंतर की बात करें हम, तो जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है इससे इसके नाम से ही साफ साफ पता चल रहा है। जैसे आप तराजू लेते हैं ना, तरजुई, तो तरजुई में एक तरफ बटखारा होता है, एक तरफ मान लीजिए आपने चीनी रखा है। अगर दोनों बराबर हो गया तो उसको बोलते हैं कि बैलेंस है, बराबर है। समझ रहे हैं बात को? जैसे हम लोग का बॉडी है, ठीक है, तो ये एक बायां आँख हो गया, एक दाहिना आँख हो गया और एक बायां आँख हो गया, ठीक है। तो अब होता क्या है कि जो दाहिना आँख है और ये बायां आँख है, एक छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाए तो बोले कंडेरा हटे ना, लेकिन जब दोनों बराबर है तो उसको बोलते हैं कि बैलेंस है, ठीक है। हमारा हाथ होता है तो हाथ है तो ये जितनी लंबाई का होगा ये भी उतनी लंबाई की ही होने वाली है ना जी। उसके बाद जो आपके पैर होते हैं वो भी सेम होने वाले हैं। अगर पैर एक छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाए, इसे लंगड़ा होकर चल रहे हैं, ठीक है, तो वो बैलेंस नहीं होता है, वो असंतुलित होता है। आप बैलेंस क्या, आप एक पैर छोटा है बड़ा हो जाए तो आप अनबैलेंस होकर गिर ही जाएंगे ना। तो बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जो समीकरण आप लिख रहे हैं, समीकरण में तीर चिन्ह के बाएं ओर और दाएं ओर जो परमाणु है उसकी संख्या बराबर होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, ठीक है, H2 + Cl2 और हमने बना दिया HCl। अब एक बात बताइए, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन एक ही है और क्लोरीन भी एक ही है। तब ये नहीं करेंगे कि यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ 2 लगा दिए, इसका सूत्र गड़बड़ा जाएगा। यहाँ पे जब हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है, इन दोनों को बैलेंस करना है तो सिर्फ यहाँ पे 2 लगा दीजिए। समझ में आ रही है बात? अगर 2 लगा देंगे तो ये 2 गुणक के रूप में होता है, मल्टीप्लाई के रूप में होता है। तो यहाँ पे जब हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 है तो क्लोरीन भी 2 हो गए। तो इसको हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? तो संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या कहती है, सुनिएगा। बोला है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। यानी जब इक्वेशन लिखेंगे ना तो समीकरण के दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं संतुलित है, बैलेंस है, बराबर है। अब पढ़ना है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो जस्ट इसके अपोजिट, दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर ना हो। अब इसको वही समझिए, कंडेरा वाला केस है, एक आंख से कंडेर है, एक पैर से लूल है, समझ रहे हैं, हाथ टेढ़ा है, पोलियो मार दिया है, वैसे भी हो सकता है, ठीक है, तो वो असंतुलित हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये संतुलित है, दोनों तरफ से बैलेंस है, तो आप समझिए कि संतुलित आपको बोला जाएगा, बैलेंस्ड बोला जाएगा। उसी प्रकार समीकरण में भी होते हैं। अब इसको हम अनबैलेंस करके दिखा देते हैं कि हाइड्रोजन है, क्लोरीन है और आपने बना दिया HCl। अब ये क्या संतुलित है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे एक ही है। समझ में आ रही है बात? एक हाथ हो गया 3 फुट का, एक हो गया 1.5 फुट का, तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना। और यहाँ पे क्लोरीन जो दिया है वो 2 को दिया है, यहाँ पे 1 को दिया है, अधिया हो गया है, तो ये भी समस्या है। तो इसको हम बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में ठीक ठाक आप लोग जान गए हैं। अब हमें जानना है कि आखिर समीकरण को संतुलित क्यों करना चाहिए, ठीक है। ये सवाल तो आता है और ये प्रश्न कई बार आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लिया है। वो पूछा है, मुझे लगता है कि शायद 2024 के पेपर में पूछा था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। केमिस्ट्री में एक नियम है जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब ये क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है ना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो पदार्थ को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि आप पदार्थ की जितनी मात्रा को यूज़ करने वाले हैं ना, वो उतना ही प्रतिफल बना के देगा, ठीक है। तो द्रव्यमान संरक्षण सिंपल सी बात कहता है कि वस्तु का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो अगर हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित नहीं करते हैं या रासायनिक समीकरण को संतुलित नहीं करते हैं तो इस नियम का उल्लंघन हो जाता है, ठीक है। तो परिभाषा आप पूछे कि बताइए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो सिंपल सी भाषा में जवाब देंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए हमें समीकरणों को संतुलित करना आवश्यक होता है। तो इसको हम जान लिए, उसके बाद अब हम सीखते हैं कि आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, अब जो कि इसके 2 मेथड हैं, ठीक है। एक लॉन्ग वाला मेथड है और एक सिंपल सा मेथड है, ठीक है। तो जो पहला मेथड है ना उसको बोलते हैं अनुमान द्वारा संतुलन विधि।
यानी कि इसको बोलते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड। अब ये क्या कहता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक अभिक्रिया लिया, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। बोला गया कि हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, इनको हमने अभिक्रिया कराया सनलाइट में, तो हमें मिल गया HCl, ठीक है। अब आप ही सोचो कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, तो जब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो इसको 2 करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा ना, तो सिंपली यहाँ पे कुछ मत कीजिए, 2 लगा दीजिए, ठीक है। अगर बैलेंस वाला होने वाला होगा तो ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगा, नहीं होगा तो कुछ मिटाना भी पड़ सकता है। तो आप इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से ही बनाएंगे तो सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन करने के लिए 2 लगा दीजिए, तो 2 हाइड्रोजन हो गया ना। अब यहाँ पे नहीं कि 2 लगा दे, यहाँ पे 2 लगा दे, गलत हो जाएगा, सूत्र ही गलत हो जाएगा। इधर नीचे नहीं लगाना होता है, साइड में गुना के रूप में लिखना होता है। तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, अब चूंकि क्लोरीन 2 हो गए हैं तो यहाँ भी क्लोरीन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन बैलेंस है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग जिंक की अभिक्रिया H2SO4 के साथ करा देते हैं। जिंक एक धातु होता है, H2SO4 एक अम्ल होता है। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं ना तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। अब यहाँ का जो जिंक है ना ये SO4 के साथ जाएगा, तो ये बन जाता है ZnSO4 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करके देखिए, एक जिंक है तो यहाँ भी एक जिंक दिख रहा है Zn, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, एगो SO4 है, एगो SO4 है। अब एक काम करना और कि जहाँ पे SO4 लिखा रहेगा ना तो इसको अलग अलग काउंट मत करने लग जाना कि सर एगो S बटते हुए एगो S बा, वो 4 गो बा तो वो 4 गो बा, ऐसे लेट हो जाएगा बनाने में। SO4 है ना जो एक साथ आ जाते हैं आयन्स, तो इसको हम लोग क्या करते हैं एक साथ ही लेकर रख लेते हैं। SO4 को काउंट कर लीजिएगा, SO4 एक है, SO4 एक है, बैलेंस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तीसरा एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलते हैं तो मिलता है हमें H2O, ठीक है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, कितने हैं, 2 हैं, तो हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। अब ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, अब इसको भी 2 करना पड़ेगा ना। अब चूंकि यहाँ पे 2 है तो इसको भी 2 करना होगा, तो ये नहीं कि यहाँ पे लेकर 2 लगा देंगे, गलत हो जाएगा। H2O2 होता है ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का सूत्र होता है, सूत्र गड़बड़ नहीं करेंगे, गुना के रूप में लिखेंगे। ऑक्सीजन 2 है ना, यहाँ भी 2 कीजिए, 2 लगा दीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब फिर से एक बार मिलाते हैं, 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ देखिए 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन हो गया है। अब हाइड्रोजन को भी तो 4 करना पड़ेगा ना, तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, और 2 दूनी के 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, हो गया बैलेंस, ठीक है। एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं। आप बुक में देखिएगा ना तो वो क्या करते हैं, कैसे से लाइन खींच देते हैं, एक धातु लिखेंगे, एक धातु लिखेंगे, ऑक्सीजन लिखेंगे, क्लोरीन लिखेंगे, अब एक एक संख्या को आप गिनते रहिए, उसमें ढेर टाइम लग जाने वाला है, समझ रहे हो। आप पेन से बनाना ना तो यहीं पे लिखते जाना, बैलेंस नहीं होगा ना तो एक बार में 2 बार लिख के काट देना, 3 बार लिख के काट देना, तो नहीं सब गंदे नहीं लगेगा देखने में, उससे क्या मतलब है। उसको रफ में साइड में कर लेना, और जब फाइनल आंसर मिल जाए तो उसके बाद अपने कॉपी में छाप सकते हो, वो सबसे बढ़िया मेथड होता है, ठीक है। Mg प्लस HCl ये जब मिलता है तो बनता है MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। जब हाइड्रोजन गैस निकलती है ना तो उसको तीर चिन्ह से ऐसे ऊपर दिखा दीजिएगा, इसको तीर चिन्ह से दिखाते हैं ना, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको तीर चिन्ह से दिखाते हैं। अब यहाँ पे एक Mg है तो यहाँ भी एक Mg है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। तो जब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी तो 2 होने चाहिए ना, तभी बराबर होंगे। तो यहाँ पे क्या कीजिए, 2 लगा दीजिए। अब काउंट कीजिए, एक Mg 2 हाइड्रोजन 2 को क्लोरीन है तो 2 को क्लोरीन है, बैलेंस दिया है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों का संयोग कराइए, ठीक है, नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है, ये N है। जब ये दोनों मिलते हैं ना तो बनता है NH3 जिसको अमोनिया बोलते हैं। अब चूंकि ये रिवर्सिबल प्रक्रिया होती है, उत्क्रमणीय प्रक्रिया होती है, आप 12th क्लास में जाएंगे ना तो ये पूछता है कि अमोनिया बनाने के हैबर विधि का वर्णन करें, तो ये आगे चल के मिलने वाला है आपको। इसमें और मिलेगा कि जो उत्प्रेरक होता है फेरस मोलिब्डेनम का यूज़ करते हैं तब होता है। आप सिंपली याद रखेंगे कि एक रिएक्शन है, बात खत्म हुई, आपको तो बैलेंस करने से मतलब है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है ना, देखिए यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन है, तो हमें क्या करना होगा कि जब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ भी तो 2 करना पड़ेगा ना जी। अब उसके लिए क्या करना होगा कि यहाँ पे 2 लगाना है गुणा में, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोजन कितने हो गए, अब हाइड्रोजन 3 दूनी
6 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, मात्र 2 ही है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 3 लगा देते हैं। तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, तो 2 यहीं 6 गो हाइड्रोजन, 2 गो नाइट्रोजन है तो 2 गो नाइट्रोजन है, हो गया बैलेंस। दिया है Fe प्लस H2O, ये जब मिलते हैं तो बनता है Fe3O4, अब प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। देखिए यहाँ पे 1 लोहा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, तो 3 गो लोहा हो गया, यहाँ भी 3 लोहा हो गए, आयरन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, और यहाँ पे बेचारा 1 ही है। तो जब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ भी तो 4 करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए गुना में 4 लगाएंगे, यहाँ पे 4 नहीं लगाएंगे, सूत्र गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ भी 4 ऑक्सीजन हो गए। अब तो मिला के देखो, ठीक है। 3 आयरन है, Fe है, 3 गो Fe है, 4 दूनी 8 गो हाइड्रोजन हुआ है ना, तो 8 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पे 4 लगा दो, तो 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गए। 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन, बैलेंस। 3 Fe, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन, 4 गो ऑक्सीजन, 4 गो ऑक्सीजन, बैलेंस। तो एक 7वां इक्वेशन लेते हैं हम लोग। एल्युमिनियम की अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 के साथ, और ये रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, ये बनाएगा Al2SO4 का होल 3, ठीक है। अब प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, निकलती है। अब यहाँ पे देखिए, एक एल्युमिनियम है, यहाँ पे 2 हो गए हैं, तो यहाँ पे 2 करने के लिए 2 लगा दीजिए, तो 2 एल्युमिनियम यहाँ, 2 एल्युमिनियम यहाँ, बराबर हो गए। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई, फिर देखो SO4 कितना है, 3 गो है ना, SO4 3 गो है, लेकिन यहाँ पे SO4 1 ही है। इसको 3 करने के लिए यहाँ पे 3 गुना में कर दीजिए, तो यहाँ पे 2 L हो गया, 2 गो L हो गया, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन यहाँ पे 2 ही हाइड्रोजन है ना, तो इसको 6 करने के लिए 3 लगा दीजिए, तो 3 दूनी 6 हाइड्रोजन हो गए। अब SO4 की संख्या देखिए, तो 3 गो SO4 यहाँ है और 3 गो SO4 यहाँ है, ये बैलेंस हो गए हैं, ठीक है। अगर आप और कुछ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहते हैं तो हम लोग साइड में डाल देते हैं, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस के रूप में यूज़ कर सकते हैं।